हाँ जी, आप डिस्कस करते हैं पंजाब के कोई नवे क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन साढ़े कोल किहड़ा आ रहा है। पहला क्वेश्चन साढ़े कोल है सतलुज रिवर फ्लोज इनटू पाकिस्तान एट विच प्लेस। किहड़ी जगह तो सतलुज दरिया जिहड़ा सी पाकिस्तान दे विच एंटर करदा है। ये तो असीं जाणदे ही हां कि सतलुज दरिया जिहड़ा सीगा ओह तिब्बत दे विच ओरिजिनेट हुंदा है। ਇਹਦਾ जवाब भी तुसीं लिखो किहड़ी जगह ते ओरिजिनेट हुंदा है, क्योंकि ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। और ਇਹਦਾ तिब्बत दे विच नाम की है ये भी मैं तुहानूं एक वीडियो दस्सिया सी पहलां, उस चीज़ को भी लिखो इत्थे। पर क्वेश्चन अपने कोल हुण ये वाला इत्थे हैगा कि ਇਹ पाकिस्तान जदों एंटर करदा तो कित्थों एंटर करदा है। तो ऑप्शन साढ़े कोल किहड़ियां हैगियां ने, अटारी है, हुसैनी वाला है, हरीके है, नन ऑफ दीज है। इन्हां चारों ऑप्शनां दे विचों किहड़ी ऑप्शन साडा जवाब होएगा। तो ਇਹਦਾ जवाब ਜਿਹੜਾ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि ਇਹਦਾ जवाब बी ऑप्शन है, दैट इज हुसैनी वाला। हुसैनी वाला होर किस करके मशहूर है, क्योंकि इसे जगह के उत्ते शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव उन्हों दियां भी जिहड़ी सीगी यादगारां बणियां होईयां ने। क्योंकि जदों 1931 च उन्होंने फांसी हुई सी मार्च दे विच, तां उन्हां दियां बॉडीज़ नूं इत्थे लैके क्रीमेट करके रातों रात जिहड़ा सीगा ब्रिटिश सरकार ने इस जगह ते पानी दे विच उन्हां दियां अस्थियां वहाईयां सी। इत्थे ही उन्हां दी जिहड़ी सीगी आपां याद देखदे हां यादगार भी बनी हुई है। और इसे जगह के उत्ते ही असीं देखदे हां कि सतलुज दरिया जिहड़ा सी पाकिस्तान च एंटर भी करदा है। तो अटारी तुसीं जानदे होगे ये वाघा बॉर्डर जिहड़ा सीगा उत्थे अटारी दा रेलवे स्टेशन है। और वाघा जिहड़ा बॉर्डर है जिहड़ा कि लैंड बॉर्डर है, जदों कि आपां लोकी पैदल या गड्डियां ते जांदे ने। अटारी रेलवे स्टेशन है, ये अपना जिला अमृतसर दे विच पैंदा है। और हरीके दा पत्तन दे नाम दे उत्ते ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि इस जगह के उत्ते ब्यास और सतलुज दरिया आपस में मिलते हैं और इत्थे एक वड्डी वैटलैंड बनती है जिन्हों कि रामसर साइट भी कहा जाता है। अपना रामसर साइट है ये। और ये किन्ने जिले फैली हुई है, एक तो हो गया तरन तारण और बाकी दो जिले होर किहड़े ने उन्हां दे नाम भी तुसीं लिखो, क्योंकि ये भी याद होने चाहिए ने कि हरीके वैटलैंड किन्ने जिलियां दे विच फैली हुई है। मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिहड़ा कि नवां आया है और ये दिस इज पंजाब एट ए ग्लांस। पंजाब की सारी मुढ़ली जानकारी ये दी हुई है और ये बेसिस के उत्ते कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्हां दे किहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनणगे वो भी असी देख के तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। पर यह डॉक्यूमेंट जिहड़ा सीगा अज डिस्क्रिप्शन तुहानूं असीं पा दिता है, और ताकि तुसीं भी ये थ्रू जानू हो जाओ और तुहानूं ये बारे इन्फॉर्मेशन जिहड़ी पता होवे। क्वेश्चन ਇਹਦਾ अगला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बेस ਲੈ के मैं बनाया हैगा, पर बहुत सारे क्वेश्चन बनणगे ਜਿਹੜਾ बारे ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ करांगे। और ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन च अवेलेबल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गया जी ਹੁਣ ਇਹ ऑल इंडिया डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ तक नहीं ਹੋਇਆ। और ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ ਤੋਂ हिंदुस्तान ਸੈਂਸਸ ਹੋਣਾ शुरू ਹੋਇਆ 1881 तो लैके हर 10 साल बाद बिना नागा यह होंदा रहा। पर यह 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हो सका बिकॉज ऑफ आप जानते कोविड हो गया सीगा। पर हाले भी 2 साल हाले होर अगे हो गए ने कि हो नहीं पाया है, जिहड़ा कि बहुत जरूरी हो जाता है। और बहुत सारे जिन्ना डाटा हैगा अपनी ग्रोथ वास्ते, अपनी तरक्की वास्ते और अपना एनालिसिस करने वास्ते उसकी जरूरत होती है। तो उम्मीद कर यह जल्दी हो जाएगा। तो ये जी पॉपूलेशन ग्रोथ रेट हुई है वो भारत दे विच 17.70% हुई है। क्वेश्चन ये है पंजाब दे विच कितना ग्रोथ रेट है। और सो एक ऑप्शन तो थोड़ी निकल गई, क्योंकि पंजाब का तो ऑल इंडिया का बराबर तो होएगा ही नहीं, कितने ना कितने फर्क जरूर होएगा। बाकी साढ़े कोल रह गई 19.40, 13.99 ते 11.39। और ये भी असीं जानते हैं कि पंजाब की ग्रोथ रेट डेफिनेटली घट होएगी, क्योंकि ਇੱਥੇ थोड़े ਜਿਹੇ पढ़े लिखे जो ज़्यादा होंदे ने हैगे ने एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, जिथे कि ग्रोथ रेट असी सारे जानते हैं कि उत्थे टोटल फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है और इसे करके ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि इन्होंने दोवां दे विचों साडा कोई जवाब होएगा। सो इसका साडा जिहड़ा जवाब है दैट इज 13.99%। दैट इज द जवाब है इसका कि 2001 तो लैके 2011 तक जी पंजाब की ग्रोथ रेट रही है वो दैट इज 13.99% रही है। पहला साड़ी 2,43,00,000 सी और यह कितने पहुँच गई 2,77 ते पहुँच गई। और जे आप पूछिए 91 तो लैके 2001 तक
पंजाब की जी ग्रोथ रेट से 20% के करीब सी, जी कि घट के आप देखते हैं 13.90% के उत्ते आ चुकी है। ये हुण होएगी तो होर भी घट जानी है। तो द बाणी ऑफ गुरु नानक देव जी is incorporated in आदि ग्रंथ is based on किन्ने रागां दे विच गुरु नानक देव जी की बाणी जिहड़ी है वो रची हुई है, और आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब दे विच वो बाणी आउंदी है। तो ऑप्शनां ने तुहाडियां 19, 13, 11, 31 है जी। तो जवाब की साडा इहदे विच इहदा जिहड़ा सही जवाब है दैट इज 19 रागां दे विच गुरु नानक देव जी की बाणी है, जिहड़ी कि आदि ग्रंथ ते गुरु ग्रंथ साहब दे विच आई हुई है ते उहदे विच आह गाई जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आम तौर पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आसा दी वार ये किहड़े राग दे विच है। सो टुंडे असराज दी वार दे विच आसा दी वार भी, आसा दी वार ठीक है जी, ये किहदे च गाई जाती है, ये टुंडे असराज दी आस वार दे विच ये गाई जाती है। तो इसका जवाब की हो गया 19 राग हो गए हैं। ऑफ ऑल द 5 रिवर्स रनिंग थ्रू एस्टवाइल पंजाब विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। 5 दरिया तो असीं जानते हैं ठीक है जी, और मैं आम तौर पर पूछ लेना हुंदा कि जे आप पूर्व वालों आइए तो पूर्व वालों सब तो पहला दरिया किहड़ा आउंदा है। हाँ जी, पूर्व वालों सब तो पहला दरिया किहड़ा आ गया, वो आ गया साडा, हाँ जी किहड़ा आएगा, वो सतलुज आएगा। सतलुज तो बाद अगला दरिया किहड़ा आ जाता है, ठीक है जी, वो आ जाएगा ब्यास आ जाएगा। ब्यास तो बाद किहड़ा दरिया आ जाता है, इन्हां च नाम नहीं लिखा है, वो किहड़ा आ जाएगा, वो रावी आ जाएगा। और रावी तो बाद किहड़ा चनाब, और चनाब तो बाद झेलम। ਇਹ 5 दरिया पंजाब ਦੇ ਨੇ। बाकी ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ दरिया है वो तो आप कहते हैं कि पंजाब की बाउंड्री हो गया, क्योंकि उन्होंने एक तरह का सागर ही मन्निया जाता है कि बहुत बड़ा दरिया है, और उन्होंने अटक दे नाल भी के अटक की जगह के उत्ते अटक दे नाल भी जानिया जाता है। तो इस तरीके नाल क्वेश्चन साडा किहड़ा है कि लॉन्गेस्ट रिवर किहड़ी है, सब तो लंबा दरिया किहड़ा इन्हां दे विचों पैंदा है। तो जवाब थोड़ा की होएगा इहदे विच, सब तो लंबा दरिया किहड़ा है वो सतलुज है। तकरीबन 1450 तो लैके 1500 किलोमीटर लंबा यह दरिया है। तो अगला क्वेश्चन, सब तो छोटा दरिया किहड़ा है, इन्हां दे विचों सब तो छोटा दरिया किहड़ा है, वो भी इन्हां चारां दे विच ही है। ठीक है जी, जे तुहानूं याद होवे तो लिखो, वैसे हुण आपां गल कर ही लईए, गल जदों चल ही रही है तो सब तो छोटा दरिया किहड़ा इहदे विच है, हाँ जी। सो सब तो छोटा दरिया है ब्यास, जिहड़ा कि तकरीबन 450 किलोमीटर है, और यह हिमाचल प्रदेश के विच आपां देखते हैं कि उत्थे चंबे की पहाड़ियां के नेड़े ये शुरू होंदा है, और यह हरीके जाके जिहड़ा सीगा यह उस जगह ते जाके सतलुज दरिया दे विच यह मिल जाता है। तो इस तरीके नाल दरियावां दा भी सानूं जिहड़ा सीगा यह पता होना चाहिए कि किहड़ा दरिया जिहड़ा सीगा किहड़े जगह के उत्ते है ना जी। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द दरियावां दी अपनी यह है ना। नेम द फ्रेंच जनरल हु जॉइंड द सर्विस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। है जी, महाराजा रणजीत सिंह दी फौज दे विच जिहड़ा फ्रांस का जरनैल सीगा वो कौन सीगा, ठीक है जी। तो इहदे विच जिहड़ा जवाब थोड़ा की होएगा, ठीक है जी, डुपले ते नैपोलियन। नैपोलियन तो जिहड़ा सीगा बेसिकली देखा जाए तो यह फ्रांस का जरनैल दे नाल उस तो बाद उत्थे दा राजा भी बन गया सीगा। डुपले जिहड़ा सीगा जिहड़ा कि इंडिया दे विच फ्रांस दी फौजां लैके आया सीगा, और इहदी लड़ाइयां होईयां सीगियां, साउथ दी लड़ाइयां होईयां सीगियां। तो दैट वाज इन तकरीबन आप देखते हैं कि यह पहला हो गया महाराजा रणजीत सिंह तो ये भी ये साडा जवाब नहीं होएगा। वेंचूरा यह कित्थे दा सीगा, ये इटैलीयन सीगा, यह इटली दा सीगा, ठीक है ना। शायद किसी वीडियो दे विच यह पहला फ्रेंच कहा गया, पर यह इटली दा सीगा, ठीक है जी। और नैक्सट साढ़े कोल किहड़ा हो गया जी, ये भी जवाब क्योंकि डुपले की आप गल कर ली। दिस इज जीन फ्रैंकोइस अलार्ड जिहड़ा कि फ्रांस की फौज दे विच सीगा, और जदों उत्थे दी फौजां हार गई तो फिर यह महाराजा रणजीत सिंह की फौज दे विच आ गया सी ते इत्थे यह फौज का जरनैल बनिया सीगा। तो जवाब किहड़ा होया तुहाडा है जनरल जीन फ्रैंकोइस अलार्ड। विरासत खालसा, ठीक है जी, is designed by an Israeli architect Moshe Safdie, is the repository of a rich heritage history and culture of Punjab, is located at Chapatchidi. Okay, which of the above facts are correct? So विरासत खालसा
है जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ दैट इज एट ਚੱਪੜਚਿੜੀ। सो दैट मीन्स ए वाली ऑप्शन गलत हो गई। इज रिपोजिटरी ऑफ रिच कल्चर हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ पंजाब, ये ठीक है। इज डिजाइन बाय इजराइली आर्किटेक्ट मोशे सफदी, हाँ जी ये भी ठीक है। सो दैट मीन्स ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है जी। तो ये साडा जवाब इत्थे बनेगा कि ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है जी। इन्हों भी ठीक करना पेगा, इत्थे इत्थे 2 and 3 लिखना चाहिए, इत्थे 1 2 3, 1 2 and 3 इत्थे होना चाहिए है। So this will be corrected in the paper. Only 1 and 2 are correct. Match the following. एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है दरियावां के नाम के उत्ते आ जाता है कि इन्हां दे ग्रीक नाम की सीगे या इन्हां दे जिहड़े सीगे वैदिक नाम की सीगे। सो सतलुज दा जिहड़ा सी वैदिक नाम की सीगा, रावी दा की सीगा, चनाब दा की सीगा, झेलम दा की नाम सीगा, ठीक है जी। ये सानू पता होने चाहिए, याद होने चाहिए ने। झेलम नूं कहंदे ने वितास्ता कहंदे ने, ठीक है जी। और सतलुज नूं स्तुतुरी कहंदे ने, रावी नूं अस्किनी कहंदे ने, चनाब नूं जिहड़ा सीगा असीं जिहड़ा सीगा चनाब नूं अस्किनी कहंदे ने ते रावी नूं जिहड़ा सीगा परुशनी कहंदे ने, ठीक है जी। इसनूं ठीक कर लो जी इत्थे, ठीक है। तो और तो सतलुज थोड़ा जिहड़ा सीगा सतलुज नूं आपां कहंदे स्तुतरी कहंदे आ, ਇਹ सतलुज नूं स्तुतरी कहंदे आ आपां ਇਹ। और चनाब नूं असीं अस्किनी कहंदे आ, रावी नूं जिहड़ा सीगा ਇਹ परुशनी कहंदे आ। तो ये साडा जवाब होएगा इत्थे ਇਹ, ठीक है जी। सो इस तरीके नाल इन्हां दे जिहड़े वैदिक नेम ने सानूं ये भी याद होने चाहिए ने। देयर आर डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है जी, इत्थे स्पेस होनी चाहिए है, ठीक है जी। एंड डैश नैशनल पार्क्स इन पंजाब, ठीक है जी। तो पंजाब दे विच कितनियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने? दैट इज एज पर द ऑफिशियल डेटा। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ that is there are 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज and 5 नेशनल पार्क्स in पंजाब। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। और तुसीं ये PDF देखोगे जिहड़ी कि मैं तुहाडी डिस्क्रिप्शन च अज पाई है, तुहानूं लास्ट में मैं दिखाऊंगा भी वो वाली PDF। तो इस करके जिहड़ा सीगा उहदे उत्ते भी निगाह मारनी जरूरी हो जाएगी। तो इहदा जवाब की है साडा ये कि 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 5 नैशनल पार्क्स इन पंजाब। और जे पूछिए कोई इत्थे जूलॉजिकल या जू किन्ने ने, इत्थे पंजाब सिर्फ एक जू है, ठीक है जी। और वो कित्थे है? वो छतबीड़ दे विच है। और उहदा ऑफिशियल नाम की है दैट इज महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क, क्योंकि ही वॉज किसी वेले पंजाब के गवर्नर रहे ने। Who was appointed the chairman of the board of administration of Punjab province in 1849? ਜਦੋਂ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਇਹ ट्रीटी कह लिए या एक तरफा समझौता ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ पढ़ के सुनाया गया, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ पंजाब ਨੂੰ ब्रिटिश साम्राज्य शामिल किया गया। उसके मुताबिक एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया सीगा, ठीक है जी। और उस बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंचार्ज बनाया गया सीगा वो किनों बनाया गया सीगा? तो ऑप्शन साढ़े को किहड़ियां हैगियां ने? लॉर्ड मॉन्टगोमरी, सर फ्रैडरिक क्यूरी, जॉन लॉरेंस एंड हेनरी लॉरेंस, ठीक है जी। तो इसका जवाब की है साढ़े को हेनरी लॉरेंस वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने 1849 बनाया गया सीगा। और 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਦੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਪਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਰਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਵਾਸ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ? ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬੜ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬੜ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਕਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, तो इस करके ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। तो केसर सिंह छब्बड़ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। पंजाब लैंड रिफॉर्म सोसाइटी was formed by the Punjab government to implement land reform, to study flaws, to provide efficient land record, to settle dispute। तो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। Who is the first Punjabi novelist to get Gyanpith Award? ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ, ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨਪੀਠ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਸਵਤੀ सम्मान ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਰਸਵਤੀ सम्मान ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ सम्मान ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Which are the following group of princely states of Punjab, ठीक है जी, were not, ठीक है जी, were not part of PEPSU, ठीक है जी। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ 5-3 ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, that is
A word Sufi has originated from the word Suf, which means ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ that means ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ has originated from the word suf, which means cotton, wool, copper, none of these। ਤਾਂ ਸੂਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਾਟਨ, ਕਪਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਖੁੱਲੇ ਝੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਨ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉੱਨ, ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੂਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਰਡ ਸੂਫੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਵੂਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੂਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। of all the 10 Sikh gurus, how many were poets? ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ 10 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 5 6 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? 7 ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। 7 ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇयर वर 7 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? 7 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ 1430 ਅੰਗ ਨੇ, ਔਰ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 1428 ਅੰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਧਿਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਧਿਆਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਯੈਸ ਅਨਦਰ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ देखते हैं कि वाले क्वेश्चन सीखे नाउ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं वीकली मॉक के। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन, महंगाई की बात करिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है ना। When there is a high inflation in the economy, it can be because of dash in the economy। कह रहा है कि जब महंगाई है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है किसमें? इकोनॉमी में, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? यहाँ पे ऑप्शन दिए उनमें से हमने देखना है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको टर्म्स पता है ना तो आप कॉमन सेंस से भी इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कहता है? डिक्रीज इन मनी सप्लाई, है ना। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं, वो तो महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। अदरवाइज जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर, उसको पता है कि लोगों को पैसा ही नहीं, वो मेरी चीज खरीद ही नहीं पाए, मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वो प्राइस को कब बढ़ा सकता है? जब लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा हो, वो ज्यादा दाम में भी पैसे को, चीजों को कर सके, खरीद सके। ठीक है, तो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, तो डेफिनेटली यहाँ पे बी आंसर जो होने वाला है वो सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर हैज प्रेजेंस ऑफ आयंस विच मेक्स पॉसिबल यूज ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन। यहाँ पे वही एटमॉस्फेयर की बात हुई है। मैं बार बार आपको कहता, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई है, ईट मोस्ट, है ना। अच्छा, ई से एक्सोस्फीयर जो सबसे बाहर है, धरती से सबसे, अगर हम बात करें क्रस्ट से सबसे दूर, उसके नीचे थर्मोस्फीयर और उसके नीचे मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर के ठीक ऊपर थर्मोस्फीयर का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम कई बार आइनोस्फीयर भी कहते हैं। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? आइन्स होते हैं। क्या होते हैं?
आयंस होते हैं और उन्हीं आयंस की वजह से हम देखते हैं क्या है कि रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अच्छा आगे हमने देखा स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में और ट्रोपोस्फेयर, है ना। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिना कुछ सोचे थर्मोस्फेयर। क्या आंसर होगा, थर्मोस्फेयर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल द वेदर फिनोमिना अकर इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर। अभी एटमॉस लिखा, देखो एक और क्वेश्चन आ गया। इट इज वेरी सिंपल। जो मौसम है, अगर मैं वेदर की बात करूं तो वेदर अगर आप जान ले क्या होता है तभी आपको ज्यादा अच्छे से पता जाएगा। वेदर क्या होती है, दे आर टेम्परेरी कंडीशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की जो वेदर टेम्परेरी कंडीशन है, ठीक है, और वो किसकी वजह से होती है, ज्यादातर वाटर की वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से, बादल की वजह से होती है, हवाओं की वजह से होती है, नमी की वजह से होती है। और ये वाटर जो है बहुत ही हैवी, हम देखते हैं वाटर के जो वेपर्स हैं बाकी गैसेस के कंपैरिजन में बहुत हैवी होते हैं, इसलिए सबसे नीचे वाली लेयर में रहते हैं ग्रेविटी की वजह से। तो डेफिनेटली ये सारा का सारा कहाँ पे होगा, सारा का सारा ट्रोपोस्फेयर में सारा ये ड्रामा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला आपका, बी ट्रोपोस्फेयर आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच 3 इंडियन स्टेट डिलेड एसेशन, ठीक है, टू इंडिया इवन आफ्टर अदर प्रिंसली स्टेट। ठीक है, विच 3 नहीं था यार, विच 3rd होना था यहाँ पे। ठीक है, या विच इंडियन स्टेट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, विच इंडियन स्टेट डिलेड असेशन टू इंडिया इवन आफ्टर अदर प्रिंसली स्टेट्स हैज जॉइंड। देखो पहले बात करते हैं असेशन की। जब भारत आजाद हुआ तो 552 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, एक एक करके सारों ने कर दिया विलय, हिंदी में टर्म यूज करते हैं विलय, असेशन कर दी, भैया भारत के हिस्सा बन गए। कुछ एक को छोड़ के, जैसे कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, इन्होंने कहा कि भैया हम पहले, इन्होंने कहा हम अलग रहेंगे, कभी कह रहे पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ, सारी तिगड़मों के बाद एंड में ये भारत में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, अगर इस सेंस में पढ़े कि ठीक है 3 स्टेट कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे तीसरी कश्मीर है नहीं, अदरवाइज जूनागढ़, जयपुर पहले हो गया और हैदराबाद। अदरवाइज इसका आंसर अगर सबसे हम देखें कि सबसे लास्ट में सेशन किसने करी थी, सबसे लास्ट में जो सेशन थी वो हैदराबाद की थी, सबसे बाद में कौन सा हुआ था, हैदराबाद। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरोज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड टू द मैसेकर बाय द ब्रिटिशर इन जलियांवाला बाग। कहता भाई जलियांवाला बाग जो है बड़ा फेमस है ना, बैसाखी के दिन हुआ था 1919 को, है ना। ये किस चीज से इसको चिंगारी लगी थी, किस वजह से ये हम देखते हैं ये इवेंट हुआ था, इसके पीछे क्या है, आर्म्स एक्ट नहीं भैया, आर्म्स एक्ट नहीं था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, भाई रोलेट एक्ट था। यस, रोलेट एक्ट 1919 में आया, रोलेट एक्ट। ठीक है, इसी के विरोध में शराफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इंग्लिश के इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बड़े लीडर्स अमृतसर में क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों में हम देखते वहां पे इमरजेंसी लगा के रखी हुई थी। इसके बावजूद वैसाखी के दिन बहुत सारे लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू की गिरफ्तारी के हम देखते हैं विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, जहां पे जनरल डायर का फेमस वो हम देखते हैं कि सीन है हिस्ट्री का। ठीक है, कि जनरल डायर आते हैं अपने सैनिकों के साथ और गोलियों के साथ आम लोगों को भून देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा मैसेकर था। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन पूरे के पूरे फ्रीडम मूवमेंट में। ठीक है, तो इसके पीछे किसका कौन सा था, राउलेट एक्ट। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who is the exponent of the Treaty of Economic Drain? देखो ये जो ट्रीटी नहीं, थ्योरी, ये एक किताब है। ठीक है, थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक ड्रेन। ठीक है, इसमें इंडियन वेल्थ जो है वो किस तरीके से लूटी गई, इंडियन वेल्थ किस तरीके से लूटी गई उसके बारे में समझाया है। और ये किसने समझाया है, भैया दादा भाई नरोजी, आईएनसी के दादा भाई नरोजी, पारसी आदमी थे, आईएनसी के 2nd प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बहुत ही कद्दावर, बहुत ही बड़े लीडर माने जाते हैं। द ओल्ड मैन, द ग्रेट मैन, ठीक है, द ओल्ड मोंक, ठीक है, द गोल्डन मोंक, बड़े सारे इनके नाम हैं जो इनको नाम दिए जाते हैं। किसको, दादा भाई नारोजी को। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा, दादा भाई नारोजी। इन्होंने बताया कि इंडिया जो था वो बहुत ही समृद्ध और बहुत ही हम देखते हैं कि कह सकते हैं खुशहाल देश था, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा था, लेकिन किस तरीके से अंग्रेज आए और सारा का सारा अंग्रेजों ने भारत के धन दौलत को किस तरीके से ड्रेन कर दिया, वो इस थ्योरी में समझाते हैं। चलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो भैया ये कुमार गुप्त नाम का शासक था। कुमार गुप्त, ये बंगाल के शासक, बंगाल और बिहार वाला जो इलाका है वहां पे हम देखते हैं कि लोग थे। ठीक है, कुमार गुप्त, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ये पालाज में से, ठीक है, सॉरी पाला जो है,
पार्डन मी, ठीक है। पालो ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई है, थोड़ी कंफ्यूजन, ठीक है। गुप्तों में भी यस कुमार गुप्त, ये क्या कहते हैं अपना बंगाल के नहीं, मध्य भारत के शासक थे। गुप्त शासन, भारत को कहा जाता था कि सोने की चिड़िया थी शासक में। समुद्रगुप्त सबसे बड़ा शासक यहाँ का, समुद्र के गुप्त के वक्त में इतना जो भारत है लगभग ये गुप्तों के पास था। तो गुप्तों में कुमार गुप्त जो हुए, उन्होंने हम देखते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। एक बार आंसर भी देख लेते हैं जी, बिल्कुल सही, गुप्तों ने नालंदा यूनिवर्सिटी की बनाई। नालंदा का मतलब क्या होता है? ज्ञान देने वाली, है ना, नालन से नाम लिया गया, नालन का मतलब सफेद कमल, ठीक है। चलते हैं आगे। द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के लिए एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो भैया ये 30 साल की, ठीक है, 30 ईयर्स, ठीक है, 30 साल की ये उम्र। आगे चलते हैं। Which constitutional amendment reduced the voting right from 21 year to 18 year? Universal adult franchise, that means यूनिवर्स पूरी दुनिया में जो अडल्ट वोटिंग राइट्स है वो कहां से माने जाते हैं? 18 से। और इसको अडॉप्ट करने के पीछे राजीव गांधी का रोल आता है थोड़ा बहुत, और हम देखते हैं कि ये 61st अमेंडमेंट के अंडर ये काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द आंध्र प्रदेश Legislative Council was abolished in 1985, in which year it was revived? तो 2007 में ये रिवाइव्ड हो गई थी। कब हो गई थी? 2007। चलते हैं आगे। द नेशनल इमरजेंसी इन आर्टिकल 2, देखो याद रखना ये आर्टिकल इमरजेंसी कैसे याद रखने, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। टोटल इमरजेंसी कितनी है? 3। आज तक कितनी लगी है? 2। कुल कर दोगे इनका तो बीच में आ गया 5। तो ये किससे रिलेटेड आर्टिकल? इस क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड। किससे? ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। इसमें जमा 4 कर दोगे तुम लोग तो तुम्हारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल का आर्टिकल आ जाएगा 256, स्टेट इमरजेंसी। जमा 4 और कर दोगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कभी लगी ही नहीं है, ये आ गया। ये लो जी, इस तरीके से चीजों को तुम याद कर सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। ये कहता है कि प्रोक्लेम्ड अंडर फॉलोइंग, कि भैया नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है, इनमें से क्या वजह हैं जिनके अंदर अंतर्गत वो लगाई जा सकती है? फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, बिल्कुल ये नहीं मेंशन करा है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्सटर्नल एग्रेशन, सिर्फ ये वजह तो है एक्सटर्नल एग्रेशन, लेकिन सिर्फ ये कल ही वजह नहीं है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको बदल के, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस एलिमेंट था, इसको बदल के आर्म्ड रेबिलियन लिखा गया आज, ठीक है। अभी अच्छा, वॉर, एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इसका ये ज्यादा सही उत्तर लग रहा है डी, ठीक है। तो डी की तरफ चलते हैं, हालांकि आर्म्ड रेबिलियन भी यहाँ पे मेंशन है। चलो आगे चलते हैं। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, देखो बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं खास चीज है, 5 जितने भी 5 ईयर प्लान आए, प्लानिंग कमीशन की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इसके पीछे स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय यूनियन कैबिनेट था। अच्छा, 2015 में इसको अबोलिश करके, खत्म करके नीति आयोग का गठन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री ही रहते हैं। नीति आयोग के भी वही रहते हैं, ठीक है। Consider the following statement, with the reference of Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitation upon। तो पहली बात तो ये समझो कि भैया ये डायरेक्टिव्स हैं। जैसे बच्चे को ना एडवाइस दी जाती है, कोई उसका मान लो उसको कोई रिलेटिव है, उसको एडवाइस दे सकता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना। उसका कोई राइट नहीं है, उसको थप्पड़ नहीं लगा सकता, अदरवाइज उसकी मम्मी नाराज हो जाएगी, मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों लगा। भैया ये डायरेक्टिव्स है कि ऐसे करना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, इनको इन्फोर्स करना, ऐसा कोई हमारे पास कोई रूल नहीं है कि इनको इन्फोर्स करा जाए, ठीक है। तो ना लेजिस्लेटिव फंक्शन ना ही, तो भैया यहाँ पे आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2। चल आगे चलते हैं। एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क, कोई करंट अफेयर आ गया आपका, हैज बीन रिसेंटली फॉर्म्ड इन विच यूनियन टेरिटरी? तो भैया आसाम यहाँ पे सही जवाब आ गया। असम काजीरंगा नेशनल पार्क और एक सींग वाले अब देखते हैं कि जो राइनोसोरस है, ठीक है, गेंडे के लिए भी फेमस है। आगे आते हैं, ठीक है। कोरापुट इन ओडिशा, देखो ये कोरापुट एक जिला है उड़ीसा का, ठीक है। अच्छा, अब उड़ीसा जो है ना, ये भैया ये सारा का सारा वही क्या कहते हैं हम लोग, जो हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू उसके से लगता और साथ का एरिया आ गया। ये मिनरल्स में बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे खासकर बॉक्साइट और लाइमस्टोन के माइंस हैं, ठीक है। बॉक्साइट जो है ये हम देखते हैं मिनरल है अल्युमिनियम का, और लाइमस्टोन किसका आ गया? कैल्शियम का हम देखते हैं मिनरल आ गया, ठीक है। याद रखना इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आर नॉट फाउंड इन द प्लेटू रीजन, ठीक है। प्लेटू रीजन मतलब जब जमीन को प्लेटू होता क्या है कि भैया एक एलिवेटेड लैंड होता है विद फ्लैट सरफेस, ठीक है। अभी तो ऊपर से मैसेज देख सकते हैं, डिटेल में करने के लिए आप ज्योग्राफी की क्लासेस लगाइए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो मतलब लैंड के ऊपर जब खुदाई करोगे आपको कोल मिल सकता है,
मैग्नीज भी मिल सकता है, आयरन और भी मिल सकता है, मिनरल ऑयल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। आंसर क्या होगा? बी। आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिगार्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करी है तो पहला ही कवास गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाशिंगटन डिक्लेरेशन इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट दैट हैज साइंड बिटवीन यूएसए एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर एज द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ऑन December 19, इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट या 56th पोजीशन। इंडिया कौन सी पोजीशन पे बताया गया? 56th पोजीशन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। The DRDO successfully test a long-range smart weapon on December 13 from APJ अब्दुल कलाम। चांदीपुरा भी नाम है इसका, ठीक है, चांदीपुरा आइलैंड है, कहां पे? ओडिशा में, ठीक है। What type of weapon is it? तो भैया ये क्या है? हमारे पास मिसाइल है बेसिकली एक, जिसका टोरपीडो की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है। टोरपीडो ऐसी मिसाइल होती है जो पानी के नीचे दागी जा सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? बोथ ए एंड बी। गांधीनगर जो हमारे पास यहाँ पे 10 गिव मी सेकंड, जो हमारे पास ये गांधी सागर सेंचुरी आ गई, ठीक है, ये न्यूज में थी। कहता ये कहाँ पे है? तो भैया ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। व्हाट इज द थीम ऑफ 14th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया शो? ठीक है, एरो इंडिया इस बार बेंगलोर में हुआ है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेट करा है। तो उसका थीम क्या था? उसका थीम था भैया द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। याद रखना, रनवे से याद रखना, जहाज उड़ते हैं। एरो इंडिया में क्या होता है? जहाजों की प्रदर्शनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इन फरवरी 2023 द बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च्ड इट्स प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म? उसका नाम क्या है? उसका नाम है महाबैंक नक्षत्र, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम फॉर वर्ल्ड रेडियो डे 2023? इस पर थीम बड़ी छोटी और प्यारी है, ठीक है। विच इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 13 फरवरी। 13 फरवरी को रेडियो डे मनाते हैं भैया, है ना, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द। याद रखना कि जब भी कोई डे मनाते हैं, दो उसके पीछे पर्पस होते हैं। या किसी चीज को याद करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए, या किसी चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, या उसके शॉर्टकम्स क्या है, उसके बारे में अवेयरनेस। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो अवेयरनेस आ गया। तो इस बार की थीम थी रेडियो एंड पीस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है कहता है इन February 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट लेंडर डिसाइडेड टू एक्वायर 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ द सोनाटा फाइनेंस फॉर ₹537 करोड़। तो भैया ये कोटक महिंद्रा बैंक इसके पीछे आंसर है। तो ये थी आज के हमारे सॉल्यूशंस। आई होप आप लोगों को ये बहुत मददगार होंगे। इसके साथ आपने कुछ नई चीजें भी सीखी होंगी। इसी के साथ करते हैं ये वीडियो खत्म। मिलेंगे कभी किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपके साथ फिर से हाजिर हुआ हूं और इस मॉक टेस्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज पोजिशनल, नोशनल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे पोजिशनल, नोशनल की बात हुई है। इस डिवाइस मीन्स आपको अब थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। इस डिवाइस की यहाँ पे बात हुई है। आपके पास यहाँ पे इस तरीके का एक डिवाइस हुआ करता था जिसकी आप लोग यहाँ पे बात किया करते हैं। वो आपसे पूछा गया है ये पोजिशनल है या नोशनल है यहाँ पे, ठीक है जी। अगर बात करता हूँ तो सिंपल ये पूछा गया है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसका आंसर क्या बनेगा? अबेकस। अबेकस में पोजीशन और नोशनल आपके पास सारी की सारी चीजें होती है जिसके थ्रू ये काम किया जाता है। सो आंसर इज बी ऑप्शन, अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर पैकेजेस। आपको पता है फिजिकल का मतलब होता है जिसे टच किया जा सकता है, दैट इज हार्डवेयर, दैट इज हार्डवेयर। तो इसका आंसर बताने की मेरे को लगता है हमें जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्या है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर? यूजर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम। अगर मैं बात करता हूँ, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका आंसर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या आता है आपके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसके थ्रू सारा का सारा काम जो है ये किया जाता है। इस वजह से आंसर क्या बनेगा आपके पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर। समटाइम भी ऐसे भी पूछ लेता है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्या है? टू कनेक्ट कंप्यूटर with a device in a same room you might be likely to use।
अगर एक सेम कंप्यूटर में सारे के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो किसका यूज करेंगे, कोएक्सियल केबल का, ऑप्टिकल फाइबर का, या फिर वायरलेस का, या फिर नन ऑफ दीज। देखो ऑप्टिकल फाइबर तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, मैं बता दूं, वायरलेस भी जनरली यूज कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, इसमें स्पेसिफिकली कहा है कौन सा डिवाइस का। तो जनरली आप कोएक्सियल केबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जनरली कर सकते हैं, बट ये नहीं कि नहीं कर सकते। पर सबसे ज्यादा यहाँ पे डिवाइस जो है सेम रूम में करना है लाइकली, तो वो कोएक्सियल केबल, वायरलेस तो रूम के बाहर भी चलेगा ना, तो आंसर इज कोएक्सियल केबल तो रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास द 4 साइंटिफिक वर्क द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, पास्कल, फोर्ट्रन, कोबोल या फिर परलोग। तो साइंटिफिक पर्पस के लिए आप लोग यूज करते थे आपके पास फोर्ट्रन, फोर्ट्रन मींस फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रन मींस फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बी ऑप्शन का आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ सीपीयू, इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस या फिर प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट है, इनपुट यूनिट अलग है, ये भी अलग है, आउटपुट है, स्टोरेज है, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, डैश केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फिलामेंट ऑफ अ ग्लास फाइबर रैप a protective layer that carries data by means of the pulses of the light। अब देखो pulses of the light में डेटा कहाँ पे सेंड होता है, वो होता है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर केबल में, उसमें डेटा रैप होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में आपके पास यहाँ पे डेटा सेंड होता है लाइट की फॉर्म में, तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन, ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन इंटरनेट, HTTP, DHCP, DNS। तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, DHCP डायनामिक होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, DNS डोमेन नेम सर्वर ये भी आप लोग यूज करते हैं। तो अगर बात करता हूं डी ऑप्शन, सारे के सारे यहाँ पे यूज करते हैं, तो आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर contains the hardware necessary to perform all the operation required by the computer, जो कि कंप्यूटर को चाहिए, तो कंट्रोलर, रजिस्टर, कैश या फिर डेटा पाथ। तो सारे के सारे देखो क्वेश्चन में ही आपके पास लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रोसेसर कंटेन हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन, तो वो ट्रैवलर के थ्रू ही हो सकता है आपके पास, तो आंसर क्या बनेगा, डेटा पाथ एक ट्रैवलर की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा, जिसके थ्रू सारा का सारा काम यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञान में हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके साथ हाजिर हुआ हूं, और इस वीकली मॉक टेस्ट को हम लोग आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके पास थे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। क्या बोला गया है आपके पास यहाँ पे, टन मिन Sam means sugar is bad। आगे है आपके पास Sam quote Kim means salt is best। आगे है या tone min means top, do अबे वेस्ट बैड। और आगे पूछा क्या है, बट इज द कोड ऑफ शुगर, शुगर का कोड अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो मेरे पास क्या है, तो बैड मेरे पास यहाँ पे है, और आपके पास बैड आखिर में है। अगर बैड यहाँ पे है, बैड आखिर में है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आया है इन दोनों के बीच में, आपके पास हम देखते हैं मिन कॉमन आया है, मिन कॉमन आया है। आगे देखते हैं इज यहाँ पे है, इज मैं यहाँ चेक करता हूँ, इज मैं यहाँ चेक करता हूँ, इज इन दोनों में सैम है, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, टुन, TUN टुन कॉमन आ जाएगा, तो आंसर इज सी ऑप्शन टुन, आंसर इज सी ऑप्शन टुन। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ए से लेकर जेड तक आपके पास अल्फाबेट है, विच लेटर इज 7th टू द राइट। ठीक है, क्या लिखा है, 7th टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट। तो पहले 18 फ्रॉम द राइट ले लो, 18 फ्रॉम द राइट अगर मैं देखता हूँ तो ये आएगा 18 फ्रॉम द राइट। अब इसके आगे 7 राइट में जाना है,
तो 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7, P इज द फाइनल आंसर। बस बात खत्म, यही पूछा था विच लेटर इज फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अल्फाबेट, दैट इज P, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सीरीज का है, इसमें देखते हैं क्या बन रहा है आपके पास। तो 11 से अगर 13 पे जाता हूं तो प्लस ऑफ 2 हुआ है, और आगे 13 से 17 के ऊपर प्लस ऑफ 4 हुआ है, प्लस ऑफ 2 हुआ है, प्लस ऑफ 4 हुआ है, प्लस ऑफ 2 हुआ है, प्लस ऑफ 4 हुआ है, तो आपके पास 29 यहाँ पे बन जाएगा डी ऑप्शन आंसर। आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो अगर मैं बात करता हूँ 16 में कितने ऐड करूँ, या 26 बन जाए, 16 प्लस 10 26 है, तो 19 में अगर मैं 7 ऐड करूँ तो मेरे पास 26 बन जाएगा, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। इस क्वेश्चन में देखते हैं, एन एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड बाई इनवर्ड क्लर्क द आफ्टरनून ऑफ अ वीक। ठीक है, आफ्टरनून में किसी ने ये एप्लीकेशन रिसीव करी, ठीक है, आफ्टरनून में क्लर्क ने। तो मैं ठीक है, मैं आफ्टरनून लिख लेता हूँ। देन आगे क्या है, द नेक्स्ट डे फॉरवर्डेड टू द टेबल ऑफ द सीनियर क्लर्क। अगले दिन सीनियर क्लर्क, ठीक है, हु वाज ऑन द लीव ऑन दैट डे, वो उस दिन छुट्टी पे था। द सीनियर क्लर्क नेक्स्ट डे इन द इवनिंग पुट अप द एप्लीकेशन ऑन द डेस्क ऑफिसर। अगले दिन आपके पास डेस्क ऑफिसर, द डेस्क ऑफिसर स्टडीड द एप्लीकेशन एंड डिस्पेंस्ड ऑफ। डिस्पेंस्ड ऑफ का मतलब होता है सेंड कर देना, निकाल देना, द ऑफ द मैटर ऑन द सेम डे। इज दैट फ्राइडे? उस दिन क्या था? फ्राइडे था। ठीक है, विच डे वॉज द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन वर्ड द क्लर्क। अगर यहाँ पे फ्राइडे था तो यहाँ पे क्या आया होगा? थर्सडे, और थर्सडे से पहले क्या आया होगा? वेंसडे। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि जिस दिन उसने रिसीव करी उस दिन क्या थी? वेंसडे को आपके पास एप्लीकेशन क्या करी थी? रिसीव करी थी। तो आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, आपके पास इसमें क्या है? स्केलेटन बॉडी। ग्रामर का क्या बनेगा? स्केलेटन के बॉडी के अंदर क्या होता है? स्केलेटन होता है। तो ग्रामर किसके अंदर से आती है? लैंग्वेज के अंदर से आती है, या फिर उल्टा भी आप लोग समझ सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, आपके पास पॉइंटिंग टू अ वुमन, एक पॉइंट किया गया है वुमन की तरफ। पॉइंटिंग टू अ वुमन, वुमन की तरफ इशारा करते हुए क्या बोला गया है? इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, आदमी बोलता है, क्या बोलता है? मैन ने क्या कहा? शी, मतलब शी का मतलब है वुमन। वुमन इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर इन लॉ ऑफ माय ओनली सन। मेरे सन की जो मदर इन लॉ है, मतलब मेरे सन की जो सास है, मेरे सन की जो सास है, मेरी सास, मेरे सन के सास की सिंगल इकलौती लड़की जो है वो कौन है? वुमन है। आगे पूछा क्या गया है? हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अ मैन। अब ये वुमन जो है वो मैन की क्या लगती है? वुमन जो है वो मैन की क्या लगती है? अगर मैं वुमन की बात करता हूँ, ये वुमन जो है इस मैन की क्या लगती है? तो वुमन जो है इसकी क्या लगती है? डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। अगर ये इसका बेटा है तो इसकी बेटे की वाइफ क्या होती है? उसकी बहू लगेगी। तो आंसर क्या आएगा? डॉटर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, चेक करते हैं इसमें क्या है। देखिए, इन अ रो ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लो जी, ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, लेफ्ट एंड ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 4th फ्रॉम द राइट। बी इज 4th फ्रॉम द राइट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड आ गया, ये राइट हैंड आ गया। बी इज 4th फ्रॉम द राइट। देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 1 2 3 बच्चे थे। देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। सी इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए। C is just to the left of A, but is C's position from the right end. अब अगर यहाँ पे 15 है ना लेफ्ट से, तो ये 14 होगा। तो राइट हैंड से देखेंगे, अगर ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9, तो 9th पे आ जाएगा, बात खत्म। 9th पे आ जाएगा, बात खत्म, इसमें तो कुछ था ही नहीं।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड मिसफॉर्चून आर इंटरचेंज। मैं लिख के बताता हूं, मिसफॉर्चून are interchanged, and third and fourth and fifth and sixth of the letter and so on, which letter would be then the eighth letter counting to your left। जब भी ये पहले से याद रखें your left आ जाए, इसका मतलब होता है राइट। इस बात का मतलब अपने आप में ही क्या होता है, राइट होता है। तो पहले आपके पास यहाँ पे ये चेक कर लें, 8 फ्रॉम द राइट करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे जो भी अल्फाबेट आएगा वो वही आंसर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको इसके साथ इंटरचेंज किया था तो यहाँ पे F आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सिंपल शॉर्टकट। ठीक है, इसे इसके साथ चेंज कर देंगे, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, इस तरीके से इंटरचेंज किया था। तो 8 फ्रॉम द राइट, आंसर इज F, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या है, चलो जो सम से है, सम व्हीकल आर विंडो, पहले ऑल ट्रेन आर रेन, ऑल ट्रेन आर रेन, एंड आपके पास सम विंडो आर ट्रेन, सम विंडो आर ट्रेन, ठीक है, एंड सम व्हीकल आर विंडो, सम व्हीकल, ठीक है। अब आगे आपके पास क्या है, सम रेन आर विंडो, सम रेन आर विंडो, हाँ पहला तो सही है। अगला क्या है, सम ट्रेन आर व्हीकल, सम ट्रेन आर व्हीकल, गलत है जी। थर्ड क्या है, सम रेन आर व्हीकल, सम रेन आर व्हीकल, गलत है जी। अगला क्या है, सम विंडो आर रेन, सम विंडो आर रेन, हाँ बिल्कुल फोर्थ सही है जी। तो फर्स्ट और फोर्थ आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन, डन है जी। चलिए आगे मैं देखता हूँ अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले है ट्रायंगल इन द अबव फिगर डिस्पाइट द वुमेन इन द विलेज। ट्रायंगल जो है वो क्या है, वुमेन। स्केयर डिस्पाइट द अनएम्प्लॉयड वुमेन, अनएम्प्लॉयड वुमेन, ठीक है। आगे आपके पास है सर्कल डिस्पाइट द एजुकेटेड वुमेन, अब आपके पास यहाँ पे पूछा गया है एजुकेटेड एम्प्लॉयड, ठीक है। ये एजुकेटेड हैं और एम्प्लॉय की बात है तो वुमेन भी आ जाएंगी। इन अ विलेज रिप्रेजेंट, ठीक है। ये अनएम्प्लॉय है, ये सारा का सारा अनएम्प्लॉय है तो ये तो नहीं आएगा। अब एजुकेटेड भी चाहिए था और एम्प्लॉय भी चाहिए था तो ये तो आएगा नहीं, तो आंसर आ जाएगा जी, डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिख रखा है, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बाय बी का मीनिंग है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए जेड बी का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए एम बी का मतलब है ए माइनस बी का स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या है, 2 जेड, जेड का मतलब है आपके पास प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। एम, एम का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस, और आगे है आपके पास 4y, 4y का मीनिंग आपके पास क्या है, ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे तो इसे काट दिया जाएगा, आपके पास क्या आएगा 16, और यहाँ पे आएगा आपके पास मैं अगर बात करता हूँ तो m 0, ठीक है ना। अब माइनस 0 की अगर मैं बात करता हूं तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ये आया है, आपके पास m आया है, m का मतलब क्या था आपके पास, होल स्क्वायर, तो आपके पास इसे आप यहाँ पे ऐसे m लिख ले ताकि आपको ये रहे, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिटा के यहाँ पे ये लिखता हूँ तो m का मतलब क्या हुआ, फिर ये स्क्वायर, तो 256 आपके पास आंसर बन जाएगा। ये इस तरीके से वैल्यू को यहाँ पे क्या करना था, पुट करना था, और आंसर आ जाएगा 256, ठीक है। चलिए होपफुली यहाँ तक सारी की सारी बातें क्लियर होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ।
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 साइंस क्लासेस A, B and C take a life science test. The average score of student of class A is 83. The average score of class B is 76 and the average score of class C is 85. हमारे पास 3 क्लासेस का एवरेज स्कोर दे रखा है। उसके बाद एवरेज स्कोर ऑफ A एंड B 79। देखो A और B का 79 दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसके स्टूडेंट का रेशियो निकालने के लिए एलिगेशन लगा देते हैं। 83, 76 और ये कितना है 79, लगा दो एलिगेशन। 79 में से 76 गया 3, 83 में से 79 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रेशो, मतलब क्लास ए और बी में जो स्टूडेंट का रेशो है वो 3:4 है। ऐसे आप बी और सी का कैलकुलेट करो, ठीक है, बी और सी का कैलकुलेट करो। बी की मैं बात करूं, बी में 76, सी में कितना 85 और कंबाइंड कितना 81, लगा दो एलिगेशन। 85 में से 81 गया 4 और 81 में से 76 गया तो 5, ठीक है। तो यह हमारे पास ए, बी और सी के स्टूडेंट का रेशो आ गया। अब एवरेज आपके पास है, स्टूडेंट का नंबर आपके पास है, तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ए में कितने स्टूडेंट है 3, ठीक है, तो 249, ठीक है। 83 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 249 इसमें टोटल है इनका। बी का कितना है 76 और बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 कैरी 2 होगा, 28 + 2 30, 304 आ गया। यहाँ कितने 85 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5। देखो 80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 400 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 425 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके 12, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आ चुका है ना, और अलग अलग शीट्स में अलग अलग मॉक में भी इतनी बार आ चुका है कि इसका आंसर ही मुझे याद हो चुका है। और आप भी इसको आंसर याद रख सकते हो कि बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और दोबारा अगर रिपीट होता है तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आंसर क्या आ गया 81 पॉइंट डी, इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ सुमित डिक्रीज बाय 1 व्हेन ही रिप्लेस्ड द सब्जेक्ट इन व्हिच ही हैज स्कोर्ड 40, ठीक है। 40 मार्क्स बाय द अदर 2 सब्जेक्ट्स इन व्हिच ही स्कोर्ड 23 एंड 25, ठीक है। 23 और 25 के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, मतलब कितने का डिफरेंस आया 8 का डिफरेंस आया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, लेटर ही हैज आल्सो इंक्लूड 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, देन द एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाय 2। और अब क्या हो रहा है, जो एवरेज मार्क्स है वो 2 से इंक्रीज हो रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इनिशियली, तो वहां जो इनिशियल लेवल पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो हमें कैलकुलेट करने हैं कि वहां इनिशियल लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं डिफरेंस कितने का बना, ठीक है, टोटल डिफरेंस आपका कितने का बना है, ठीक, क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चन होगा। या इस क्वेश्चन को देखो, डिफरेंस 8 का बना और फिर 57 का। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके पास x है और एवरेज आपका कितना है y है, ठीक, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं x और एवरेज आपके पास जो एवरेज है वो क्या है y है, ठीक। अब क्या हो रहा है, जब वो 40 एवरेज मार्क्स डिक्रीज बाय 1 तो y -1, और ऐसा कब हुआ, जब उसने अगर जो पहले वाला एवरेज था उसमें से 40 तो कम कर दिया और 48 उसमें ऐड कर दिया। 48 ऐड करने का मतलब है उसने एक सब्जेक्ट भी तो ऐड किया है, क्योंकि उसने एक को रिप्लेस किया था 2 सब्जेक्टों के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स वाई, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया फिर वाई, और अब -x -1 और इधर से क्या आ गया एक्स वाई +8 आ गया। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो y - x = 9 और y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो x + 9 आ गया। y किसके इक्वल आ गया, x + 9 के इक्वल आ गया, ठीक। उसके बाद वो क्या कह रहा है, लेटर ही आल्सो इंक्लूड्स 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब वो कंप्यूटर साइंस के मार्क्स और ऐड कर देता है, ठीक है। और एवरेज क्या हो गया 2 से बढ़ गया, पहले 1 से कम हुआ था तो ओवरऑल तो +1 हो जाएगा आपका, ठीक है। xy +8 था, अब इसमें उसने 57 और ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसने इसमें 57 और ऐड कर दिया, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा xy + 2y + x + 2 = xy + 65। xy से xy फिर से आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो 2y + x किसके इक्वल है, 63 के इक्वल है। हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट कैलकुलेट करने थे तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
y की वैल्यू यहाँ देखो 2y है, तो ये कितना हो जाएगा, 2y के केस में हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 18, तो 2x प्लस 18 प्लस x इज इक्वल टू 63, तो 3x किसके इक्वल आ गया, 45 के इक्वल आ गया, तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिमी इज नाउ 12 ईयर्स यंगर देन महेश। दो लोग हैं, जिमी और महेश। अगर मैं कहता हूं कि जिमी x है तो महेश की कितनी होगी, 12 साल हो जाएगी, उससे 12 साल बड़ा है, x प्लस 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ महेश विल बी, आज से 9 साल बाद, तो पहले तो दोनों के एज में क्या करें, 9 ऐड कर दें। महेश विल बी ट्वाइस, अगर महेश ट्वाइस है और मैं दोनों के एज को इक्वल करना चाहता हूं तो जिमी को 2 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल, 2x प्लस 18 इज इक्वल टू x प्लस 21। x को इधर लेकर आओ, नंबर को उधर करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब एट प्रेजेंट जिमी की उम्र क्या थी, 3 साल थी। तो उसने पूछा कि 4 साल बाद वो कितने का होगा, 7 का होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स is 2940 if 65% of a number, 6.5% of x किसके इक्वल है, 8.5% of y। अगर मैं यहां से इन दोनों का रेशो बनाता हूं, अगर मैं यहां से इन दोनों का रेशो बनाता हूं, 5 से डिवाइड करो 13 और 5 से डिवाइड करोगे 17, तो x बाय y कितना आ गया आपका, 17 रेशो। दोनों का सम कितना है, 30, जो कि किसके इक्वल है, 2940 के इक्वल है। और 1 किसके इक्वल होगा, डिवाइड बाय 30। उसने पूछा था डिफरेंस, जो कि 4 का डिफरेंस है, इंटू 4, 0 कैंसिल। 9 से 3 से डिवाइड करोगे, पहले 9 पे डिवाइड करेगा 27, फिर 8 पे करेगा 36, तो 392 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 100 को इससे देखो, अगर 100 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 400 होगा, तो 400 से -8 और कर दो, 392 आपका राइट आंसर आ गया। क्या कह रहे हैं, 60% बुक्स हिंदी की हैं। अगर 60% बुक्स हिंदी की हैं तो बाकी कितनी बची, 40% बुक्स बची आपके पास। ठीक है, अब 40% में से भी वो इंग्लिश और मलयालम की बात कर रहे हैं कि 60% इंग्लिश की है तो 40% किसकी है, मलयालम। देखो इन दोनों का रेशो कितना है, 3:2 है। और ये आपके पास कितनी दे रखे हैं, 4800 दे रखी है। तो 3 की कीमत 4800, एक की कीमत कितनी होगी, 1600, तो 2 की कीमत कितनी होगी, 3200 होगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, मिल्कमैन बाइज 2 cows for 3000, he sell first cow at 20% profit and the second at 8% loss, तो -8 हो जाएगा। What is the selling price of the second cow if in the whole transaction there is a loss, there is no profit no loss, no profit no loss की सिचुएशन है, तो लगा दो एलिगेशन। 0 -8 करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और ये 20, 2 से डिवाइड करो 4:11, मतलब टोटल सीपी कितना, 15 यूनिट, जो कि 3000 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो 11 इंटू 2, तो जो सेकंड काउ है उसका प्राइस कितना था, 2200 था, 2200 रुपए। अब देखो 8% लॉस पे सेल किया गया है, तो 2200 से बड़ा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन 6500 रुपीज। कह रहा है 6500 रुपए के ऊपर 4% से कितना डिफरेंस होगा, 0.16% का डिफरेंस होगा। देखो 20 से 20 कैंसिल। अगर मैं 65 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 650, 0:39, तो ये कितना हो जाएगा, 1040। अब देखो पॉइंट से डिवाइड करोगे तो यहां लग जाएगा 10.40, मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, किरण कैन डू ए वर्क इन 20 days एंड व्हाइल करण इन 25 days। देखो 20 और 25 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना होगा, 100 होगा, और 20 के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5% टोटल वर्क की, और करंट की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4%, या 4 कह लो या 4% कह लो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। दोनों ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ दिन बाद सुमन ने काम ज्वाइन किया और 10 दिन में काम पूरा हो गया। देखो 5 + 4 9 के एफिशिएंसी के हिसाब से, 9% के हिसाब से 10 दिनों में 90% काम इन्होंने किया। अगर 90% वर्क आपका किरण और करण ने किया है, तो ये मुझे एक चीज बताओ, सुमन ने कितना वर्क किया होगा, बचा हुआ 10%। और 10% वर्क किया है तो पैसा भी कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, मतलब 100 रुपीज मिलेंगे, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए क्या करें, एक बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो। देखो 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका रेशियो कितना है, 5,
तो मैं अगर रुपीज में चेंज करूंगा तो डिवाइड बाय 2। 25 पैसे कितने हैं 9, इसको भी रुपीज में चेंज करो डिवाइड बाय 4 और 4 डिवाइड बाय 10। ठीक है, इन सब का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 20 होगा। तो क्या करो सबको 20 से मल्टीप्लाई कर देते रेशियो को, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए। ठीक है, 10 पे डिवाइड करेगा मतलब ये आपके पास 50 रुपए हैं, ये 5 पे, ये 45 रुपीज है और ये 8 रुपीज है। तो टोटल रेशियो के हिसाब से 103 रुपए, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना था 206 था। अगर 103 की वैल्यू 206 है आपके पास तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2 रुपए होगी। तो ये आपके पास डबल 100 रुपीज, ये भी डबल 90 और ये भी डबल 60। अब देखो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे गए हैं तो जिस नंबर से डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 200, 360 और 160। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्या कह रहे हैं 50 लीटर ग्लिसरीन है, उसमें 20% इम्प्योरिटी। अब देखो अगर 20% इम्प्योरिटी है तो प्योर कितना होगा 80% होगा। 20% कितना होता है इसका 10, तो प्योर कितना हो गया 40% या 40 लीटर हो गया सॉरी। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें कितना प्योर ग्लिसरीन ऐड करें कि ये जो है 5% हो जाए। अगर देखो ये 5% है तो मतलब ये कितना 95%। अगर मैं इसका रेशियो लूँ 5 से डिवाइड करूँ तो 19:1। तो एक कितने के बराबर है 10 के बराबर है, मतलब इंटू 10 हो रहा है। तो 19 को भी तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 190 और 40 में कितना ऐड करें कि वो 190 हो जाए तो 150 ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। Niharika and Kritika invest in a business in the ratio 12:5. If 15% of the total profit goes to charity, Niharika share is this. निहारिका का शेयर दे रखा है कितना 1055, जो कि 12 यूनिट की वैल्यू है। टोटल प्रॉफिट 12 + 5 17 यूनिट था और ये 85% था। हमें तो 100% कैलकुलेट करना है। इसको 5 से डिवाइड किया, 12 × 5 कितना होता है 60। 60 एक जीरो को काट देगा तो मेरे पास बना 1055 0 डिवाइड बाई 6। पहले 1 से डिवाइड करो फिर कितना हो जाएगा 45, फिर 7 से डिवाइड करेगा। ठीक है, और 7 से डिवाइड करने के बाद एक चीज तो कंफर्म होगी कि ए और बी आंसर नहीं हो सकते, तो इसको पूरा डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर। ए गर्ल गोज टू हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस एट ए स्पीड ऑफ 6 km/h and return at 4 km/h. प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, टोटल टाइम लगा है 10 hours, डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। 10 से 10 कैंसिल तो 24 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। There are many numbers which when divided by 14, 21, 24, 28 and 36 leave the remainder of 2. The list possible value of such number। देखो क्या कह रहे हैं कि रिमाइंडर 2 बच रहे। मैं कहता हूं कि रिमाइंडर ना बचे तो क्या करो -2 करो। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपका 252, सेकंड नंबर क्या आ गया 248, थर्ड नंबर क्या आ गया 500 और फोर्थ नंबर क्या आ गया आपका 504। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, जो नंबर आपका 36 से डिवाइड होगा हर वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, हर वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। और 9 का डिवीजन रूल क्या कहता है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, देखो 5 2 7 और 2 9 ये डिवाइड हो सकता है। 8 और 10 और 4 14 ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, 504 भी डिवाइड हो जाता। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास देखो नंबर क्या क्या है, 14 है, 21 था, 24 है, 28 है और 36 है। ये 9 × 4 होता है, 9 और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए आपका। ठीक है, 28 में 7 और 4 से डिवाइड होना चाहिए आपका। ये 8 × 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये 7 × 3 से डिवाइड होना चाहिए और ये 7 × 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से तो दोनों नंबर डिवाइड होते हैं और अगर मैं इसको 4 से भी डिवाइड करता हूं तो 4 से भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब 36 से तो ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 7 और 4, अगर मैं 7 का रूल चेक कर लूं, क्या 7 से नंबर कोई डिवाइड हो रहा है? ठीक है, इसको डिवाइड कर चेक करूं मैं, या देखो 7 के तो 3 मल्टीपल है। अगर 8 से चेक कर लें कि 8 से अगर कोई भी इन दोनों में से जो नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा होगा, अगर 8 से डिवाइड करें 8 किए 24 12 बचेगा। देखो 8 से ये नंबर डिवाइड नहीं होता, तो एक ऑप्शन बचा वो आपका राइट आंसर होगा। 504 आपका क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।
Hello everybody, welcome to this session by Gyana. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, 6 May वाला mock, let us see what we have in store for this mock. सबसे पहले आपके पास वर्ड्स बोल्ड में प्रिंटेड है, आपने इनका एंटोनिम निकालना है. एंटोनिम का मतलब आप जानते ही हैं, ऑपोजिट बोला जाता है, तो यानी आपको ऑड वन आउट यानी ऑपोजिट वर्जन निकालना है. समथिंग व्हिच इज ऑपोजिट टू दीज वर्ड्स. सबसे पहला वर्ड है मेटिकुलस. मेटिकुलस के इनअप्रोप्रिएट, स्लॉपी, रॉबस्ट, गलिबल. आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज इनअप्रोप्रिएट, सेकंड इज स्लॉपी, देन इज रॉबस्ट, फिर इज गलिबल. मेटिकुलस का मतलब होता है काफी गवर्न रहना चीज में, उसको ऑपोजिट हो जाएगा बड़ा स्लॉपी सा. वो केयरफुल चल रहा है, उसका ऑपोजिट स्लॉपी हो जाएगा. द नेक्स्ट वर्ड कम्स आउट टू बी रिमोर्स. अभी रिमोर्स का मतलब क्या होता है? रिमोर्स इज समथिंग दैट रिलेट्स अपॉन, बड़ा ही मतलब गंदा इन्वायरमेंट चल रहा है, रोने वाला इन्वायरमेंट है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं चल रहा है हमारे यहाँ, तो रिमोर्स हो जाता है. वो उसका ऑपोजिट हो जाता है समथिंग दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ऑपोजिट हैप्पीनेस. देन आपके पास ये पैसेज आता है. क्या सेट करना है? हमारी अप्रोच सेट करनी है काम के लिए. एक कॉमन साइट है हमारी कंट्री में कि एम्प्लॉयज रिपोर्ट तो टाइम से करते हैं, सेम टाइम वो काम बहुत कम करते हैं. अगर असेसमेंट की जाए कि वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं गॉसिपिंग, पीने में चाय, ड्रिंकिंग पान, ईटिंग वगैरह, स्मोकिंग सिगरेट्स, वो शॉकिंग होगा नाने में कि टाइम डिवोटेड टू एक्चुअल वर्क तो वो नेग्लिजिबल है. प्रॉब्लम ये है स्टैंडर्ड जो है लीडरशिप का, जो एडमिशन में सेट करता है, वो कहता है मिनिस्टर्स वगैरह को तो छोड़ दो, वो तो पॉलिटिक्स वगैरह मिक्स करते हैं. टॉप के ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं? कहता वो ऑफिशियल जो उनके नीचे ऑफिशियल्स है वो भी क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सेट करते हैं राइट एग्जाम्पल. वो बिकॉज जो एम्प्लॉयज जो है वो राइट एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए रखते हैं, और वो कंसर्न्ड होते हैं कि बॉस के गुड बुक्स में आना है, काम भले ही ना करें हम. बहुत जगह देखने को मिलता है. द एम्प्लॉयज इन आवर कंट्री आर क्वाइट पंक्चुअल बट नॉट ड्यूटी कॉन्शियस. यस, पंक्चुअल नहीं है, नहीं ये तो गलत है. लेजी भी नहीं है, क्वालिफाइड की तो बात ही नहीं हुई. ए आंसर. लीडरशिप जो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत पुअर स्टैंडर्ड का है, यस इज ऑफ वेरी पुअर स्टैंडर्ड, डायरेक्टली दिया था. वर्क असेसमेंट का मतलब इंक्वायरी तो हो नहीं रही, कोई फैक्ट्स नहीं दिए तो रिकॉर्ड नहीं है, ये है. इवैल्यूएशन समरी भी नहीं है. नेक्स्ट, राइटर के अकॉर्डिंग एडमिशन इंडिया इज बाय एंड फार लार्ज इफेक्टिव. नहीं, इफेक्टिव नहीं है. स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल नहीं. रेड टेप, नो. लेस इनफेक्ट, इनइफेक्टिव की बात हो रही है यहां पर. एक बार पैसेज को हिंदी बनाइए फिर तो आराम से हो जाएगा. सेंट्रल आइडिया पैसेज का बेस्ट एक्सप्रेस किया जाता है, उनका जो आउटलुक है जस्टिफाइड है, नहीं चेंज करना चाहिए. हाँ जी, कभी चेंज नहीं करेंगे, हमें क्या पता. रिलेशनशिप नहीं, तो आंसर ये. अब वो नो एरर वाले सेंटेंसेस आगे जहां पे आपको एरर एंड अगर नहीं है एरर तो नो एरर मार्क करना है. ये देखते हैं. दिस इज वन कंपनी हु. अरे यार, कंपनी के लिए हु कहां लगता है? इट शुड बी व्हाट, विच. तो आंसर क्या हो जाएगा? ये. द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डू नॉट प्ले होल हार्टेड. इट शुड बी होल हार्टेडली. आंसर इज 3. दे सेट ऑफ बाय कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग. सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट करते हैं, तो दे स्टार्टेड बाय कार. The watchman asked the intruder who was he. No, full stop है, who was he नहीं, who he was हो जाएगा. Who he was and why he was नहीं, ये was ही है, he was ये सही है. अब आपके पास आता है ये what do we call it? Rearrangement आता है. Surgeons are next to God. They become demigods and as the saying goes, they give से start हो सकता है. ऑप्शंस कहाँ है इसके? आर से स्टार्ट करते हैं, तो आर के बाद एस और पी, 2 ऑप्शंस है. आर के बाद अगर मैं एस लगाता हूं, दे गिव अन्यूलिस एंड एज द सेम क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड. डेथ बैक्स. आर के बाद क्यू है. फर्दर सर्जन्स वर्क वांट्स क्लीनलीनेस. अब देखो आगे, देखो क्या है? एज दे से क्लीननेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. पहले क्लीननेस की बात यहां करी है, फिर फर्दर सर्जन्स वर्क की बात हो रही है कि वो क्या मांगता है, ये चीज मांगता है. तो कहता है यार आपके पास ऑप्शंस में भी तो ये था, एक पी है एक एस है, तो अगर मैं यहां पर आर के बाद पी लगाता हूं, डेमीगॉड्स इन द आईज ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज, आर के बाद एस लगाता हूं तो फर्दर, तो कहता है यार इतना पता है ना वहां सर्जन्स की बात हो रही थी, तो आप फर्दर क्यों लगाएंगे डायरेक्टली. सी ऑप्शन है ये पहली बात, तो बी लिखा है यहां पर भी. तो कहता है यहां पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? आर से तो आप स्टार्ट कर देंगे इसको कि डायरेक्टली ये स्टार्ट मेरा किससे हो रहा है? आर से. फिर वो कहता है सर्जन के काम की बात हो रही है,
तो फर्दर के साथ सर्जन क्यों लगा रहा है, क्योंकि यहां तो दे है, तो आर के बाद पी, फिर से दे का, तो आरपी की चेन बनी, वो आंसर हमारा बी हो गया, देयरफॉर सॉरी सी हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. हाँ, there we go with this. I hope you enjoyed this part over there. Stay blessed.